10 पर वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं इन सभी चीज़ के बारे में सोच रहा था, आई हियर्ड माई नेम कॉल्ड, तभी मुझे मेरा नाम सुनाई पड़ा। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अब मेरी बारी थी उसको यानी उस चैप्टर को पढ़ने की, है ना। ऐसे होता नहीं कि देखो टीचर पढ़ाता है, चलो आज इस चैप्टर को पढ़ो, तुम पढ़ो तुम पढ़ो तुम पढ़ो, है ना। तो क्या होता है, कभी कभी 1 बाय 1 पढ़ना शुरू कर देते हैं। देखो ये बात सबको पता है कि इसलिए करवाई जाती है कि टीचर को आखिर पता चल सके कि आपको कितना आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये मतलब वो बात नहीं हो पाती है, क्योंकि यहाँ पर उनके पास टाइम नहीं है पढ़ाने का या फिर सिखाने का। तो आखिरी चैप्टर है, जितने भी अच्छे तरीके से उसको बता सकें वो कोशिश करेंगे। लेकिन जनरली यही होता है कि आपको पढ़ने के लिए तभी दिया जाता है कि भाई आपको कितना आता है, आप कितना कर सकते हो, आपको कितना अच्छा पढ़ते हो, ठीक है। वो सब सारी चीज़ देखने के लिए, पढ़ने के लिए बोला जाता है। ओके, I hear my name called. It was my turn to recite. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, well out and clear and without one mistake. अब देखिए, what would I not have given to able to say, कहते क्या हैं, अब बोलने की बात तो मेरी थी, लेकिन मैं बिना किसी गलती के जो पार्टिसिपल के जो रूल्स थे उन सबको बहुत ही तेज़ी से स्पष्ट तौर पर पढ़ देना चाहता था, और मैं क्या कुछ नहीं करने के लिए तैयार था उस दिन जब हमारा आखिरी दिन था, हमारे पढ़ने का आखिरी दिन था, हमारे देश के लैंग्वेज में, यानी कि उन्हीं के देश के लैंग्वेज में पढ़ने का उनका आखिरी दिन था। तब वो इतना जोश में था कि मतलब कुछ भी उसको दे दो वो पढ़ लेगा, ठीक है, और ज़्यादा स्पष्ट मतलब क्लियरली पढ़ेगा और तेजी पढ़ेगा, लाउडली पढ़ेगा, ठीक है। व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू एबल टू से, मैं क्या कुछ नहीं करने के लिए तैयार था। दैट ड्रेडफुल रूल, जो भयानक रूल था, किसका रूल था, पार्टिसिपल का, है ना। मतलब इसको अभी भी देखो, जो पार्टिसिपल के रूल्स थे वो क्या भयानक लग रहे हैं। थोड़ा पढ़ाई क्या होता है ना, थोड़ा सा बच्चों को भयानक लगता है भी, थोड़ा डर भी लगता है ना। हालांकि डरने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी उनको लगता है अरे इतनी चीज़ें कैसे याद करेंगे वगैरह वगैरह। तो ये सब सारी चीज़ें सोच करके वो थोड़ा सा मतलब उसे लगता है कि हाँ ये काफ़ी खतरनाक है। तो वो कहता है कि मैं उस दिन क्या कुछ करने के लिए तैयार नहीं था, मैं उस भयानक रूल को, नियम को, पार्टिसिपल के नियम को पढ़ने के लिए भी तैयार था, ज़्यादा स्पष्ट, ज़्यादा तेज से। लेकिन देखो होता क्या, बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, लेकिन मैं पहले ही शब्दों में उलझ कर रह गया, ठीक है। मतलब इतना ज़्यादा जोश में आ गया ना कि दिमाग काम करना बंद कर दिया। हाँ देखो, सिंपल सी बात ये भी यहाँ पर है कि भाई जब किसी को पता चले कि उसका देश पर किसी और का कब्जा हो चुका है, या फिर जो भाषा वो अभी बोल रहा है उसको कल से ही दूसरी भाषा सिखाई जाने लगेगी, तो ये सब चीज़ देखो नॉर्मली है कि मतलब हाँ ये तो फीलिंग आएगी ही आएगी भाई। तो आपका दिमाग जो है ना वो काम करना बंद ही कर देगा कि आप क्या करो क्या ना करो, है ना। तो आज उसकी जो फीलिंग है वो उमड़ उमड़ कर बाहर आ रही है, लेकिन देखो अब देर हो चुकी है, वो फीलिंग उसके पास पहले आनी चाहिए थी। अभी देखो कहते क्या, बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर, मैं पहले ही शब्दों में ही उलझ कर रह गया और वहीं खड़ा रहा। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप। कहा क्या, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, मैं अपनी डेस्क को पकड़ करके खड़ा हुआ था, और माई हार्ट बीटिंग, मेरा जो हृदय था वो जोर से धड़क रहा था। फिर एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मैं ऊपर देखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा, बस नीचे देखे जा रहा था, ठीक है। अब हम लोग आते हैं पैरा नंबर 8 में। पैरा नंबर 8, इसमें देखो, आई हियर्ड एम हैमल से टू मी, मैंने सुना कि एम हैमल ने मुझसे कहा, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, लिटिल फ्रेंच, यू मस्ट फील बैड एनफ, हाँ तुम भी मतलब काफ़ी बुरा फील कर रहे होगे,
है ना। उनका ये कहना था मैं तुमको डांटूंगा नहीं, तुम पक्का ही तुम भी मतलब काफ़ी ज़्यादा बुरा फील कर रहे हो कि बहुत ही ख़राब महसूस कर रहे हो कि सभी लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं, तो लाजमी है ये चीज़। तो उन्होंने कहा सी हाउ इट इज़, देखो ये कैसा है, एवरी डे वी हैव सेट टू आवर सेल्व्स। अब देखो यहाँ पर आपको सीखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर, ठीक है। ये आपको मतलब बताया तो जाता है लेकिन आप कभी ध्यान नहीं देते हो, है ना। तो यहाँ पर देखो ये कहते क्या हैं, एवरी डे वी हैव सेट टू आवरसेल्फ, हर दिन हम खुद से ये कहते हैं क्या, वाह, अरे आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास बहुत समय है, आई विल लर्न इट टुमारो, आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसको कल याद कर लूँगा या फिर कल पढ़ लूँगा, है ना। हम लोग की तो आदत होती है हर चीज़ को कल पे डाल देना, अरे आज मन नहीं है, अरे आज थोड़ा सा यार मूड ऑफ है, ये काम था वो काम था, बिजी हो गए वगैरह वगैरह, हम लोग क्या कहते हैं, हम एक्सक्यूज़ बनाना शुरू कर देते हैं, है ना। ये देखो वही चीज़ यहाँ पर वो भी कह रहे हैं क्या, आई विल लर्न इट टुमारो एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट। अब देखो हम लोग कहाँ आ गए, हम लोग हमेशा तो ये सोचते थे ना कि अरे हमारे पास बहुत समय है, क्या दिक्कत है, आज पढ़ लेंगे कल पढ़ लेंगे, है ना, ना सही तो परसों पढ़ लेंगे, हर चीज़ हम लोग कल पे टालते हुए हैं। अब देखो वो जो वक्त था हम लोग कहाँ लेकर आ गए, हमारे पास कल का भी समय नहीं है, हमारे पास जो कल था वो अब तो कल है भी नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ टुमारो इज़ द सेकेंड चांस ऑफ योर लाइफ। जो हमारा आने वाला कल होता है वो हमेशा ही आपके लिए एक नया अवसर होता है कुछ स्टार्ट करने के लिए। देखो कुछ भी स्टार्ट करने के लिए कभी मुहूर्त नहीं दिखाया था कि चलो आज ये मान लो काम हो गया, कल से मैं ये काम करूँगा, कल से मैं ये करूँगा वो करूँगा, पढ़ाई लिखाई करूँगा, तगड़े से एकदम बिंदास सब कुछ अच्छा हो जाएगा, है ना। ऐसा कुछ नहीं होता, सोचने से कुछ नहीं होता। कोई भी काम करना है आप तुरंत शुरू कर सकते हैं, ठीक है। टाइम देखो, है टाइम अगर आपके पास 10 मिनट भी है, देख लो, बुक उठा लो, शायद इसमें कुछ पॉइंट्स मिल ही जाए। 100% ना सही लेकिन आपको एटलीस्ट 50% 20% तो मिलेगा ही ना, मिलेगा, ये बात तो है ना। तो उस चीज़ों को हम लोग साथ में क्या चलना चाहिए। देखो वो भी कहते हैं कि हम लोग क्या, आई विल डू लर्न इट टुमारो एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, कि अब देखो हम लोग कहाँ पर आ गए हैं, दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ अल्सास। अब जो कहते क्या हैं कि देखो कितनी बड़ी मतलब कितनी बड़ी जो बात है और कितनी बड़ी जो समस्या है, ये वो समस्या है जो पूरे अल्सास के साथ है। मतलब अपने पूरे इलाके को बोलते हैं कि पूरा अल्सास ही हमारा ये सोचता है कि आज नहीं तो हम इस काम को कल कर लेंगे, ठीक है। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो नाउ, नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू हाउ इज इट। देखिए कहते क्या है, दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ अल्सास, शी पुट्स ऑफ लर्निंग विल टिल टुमारो। कहते क्या, पूरे अल्सास के साथ है ना, पूरे इलाके के साथ, जो अल्सास नाम है पूरे इलाके का, उसके साथ भी यही प्रॉब्लम है कि सभी चीज़ों को बोलते हैं कि भाई ये कल लर्न कर लूँगा, कल पढ़ लूँगा, कल कर लूँगा, ठीक है। और देखो हम लोग कहाँ पे आ चुके हैं, नाउ दोज फेलोज आउट देयर, अब वो साथी या फिर वे लोग जो बाहर के हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, विल हैव द राइट टू से टू यू, उनके पास ये अधिकार होगा कि ये कहने का, उनके पास ये अधिकार होगा ये कहने का, हाउ इज इट, ये कैसा है, ये कैसे हो सकता है, यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, तुम एक फ्रेंचमैन होने का बहाना करते हो, हैं, एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, और तब भी तुम ना तो अपनी भाषा बोल पाते हो, ना तुम अपनी भाषा लिख पाते हो, ये कैसा फ्रेंचमैन है, तुम तो बहाना कर रहे हो एक फ्रेंचमैन होने का, है ना, ना ही लिख सकते हो ना ही बोल सकते हो अपनी लैंग्वेज, तो किस बात का फ्रेंचमैन भाई। तो उनके पास ये अधिकार होगा, हमने अभी तक उसको नहीं सीखा है, वो ये कहना चाह रहा है, बट यू आर नॉट द वर्स्ट लिटिल फ्रेंच। उन्होंने कहा लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच, तुम सबसे बेकार नहीं हो। अब देखो यहाँ पर वो ईमानदारी बात करते हैं। देखो ईमानदारी से बात करने के लिए ना बहुत ही ज़्यादा अंदर से इंसान को मजबूत होना पड़ता है। तो ईमानदार देखो अभी है वो,
यही ईमानदारी अगर वो पहले दिखाए होते तो शायद ये जो वक्त उनके पास आया हुआ है वो ना आता शायद, और आता भी तो उनको उतना ज़्यादा दुख ना होता, क्योंकि वो अपने देश को और अपने राज्य को और आगे बढ़ा सकते थे। कहते क्या है, बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच, लेकिन तुम क्या सबसे बेकार नहीं हो। वी हैव ऑल द ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विथ, और ये कह सकते हैं कि हम सब के पास खुद को दोष देने के लिए पर्याप्त कारण है। अब देखो, जैसे योर पेरेंट्स वर नॉट anxious enough to have you learn, आपके पेरेंट्स, आपके माता पिता वो ज़्यादा चिंतित नहीं हैं कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है, आपके पढ़ाई के बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं हैं। दे प्रीफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स, वो ज़्यादा पसंद करते हैं कि आप क्या करो, आप जाओ एक फार्म में या फिर आप किसी मिल में कारखाने में चले, या फिर आप किसी आरा मशीन में चले, या मतलब कि किसी कारखाने में चले जाओ काम करने के लिए, ठीक है, वो ये चीज़ देखते हैं। सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, जिससे कि उनको और पैसे मिल सके। एंड आई, और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, और ये कह सकते हैं कि मैं भी इसका दोषी हूँ, ठीक है। उन्होंने कहा कि मैं भी इस चीज़ का दोषी हूँ। Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? कहते क्या, have I not, क्या मैंने often, क्या मैंने प्रायः तुमको sent you, तुमको नहीं भेजा to water, पानी देने के लिए, किसको, to my flowers, यानी मेरे फूल के पौधों को, क्या तुमको मैंने भेजा नहीं था कि तुम लोग चले जाया करो, मतलब उसमें पानी डाल दो, है ना। ये काम तो उनका खुद का है, उनको अब इस बात का रियलाइज़ हो रहा है ना। तो वो बच्चों को मतलब भेजते भी थे कि जाओ वहाँ पर पानी डाल के चले जाओ, ठीक है, उसे ये कर दो, इंस्टीड ऑफ लर्निंग लेसन्स, तुम्हारे पाठ पढ़ने के बजाय। कहते क्या है, क्या मैं, इसलिए मैं भी तो दोषी ही हूँ ना, कि मैं क्या करता था, मैं तुम लोग को अपना पाठ याद करने के बजाय भेज देता था, जाओ वहाँ पर पानी डाल कर आओ, उस फूल में पानी डाल दो सॉरी। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं जाना चाहता था क्या, फिशिंग के लिए, मतलब जब मैं जाना चाहता था कि मैं फिशिंग के लिए चला जाऊं, मतलब मैं जा कर के वहाँ पर मछली मारूं, ठीक है, तो डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, तो क्या मैंने आपको भी छुट्टी नहीं दी, ठीक है। देखो इसमें समझने वाली बात क्या है, जब इनको मछली मार जाना होता था, बोलते बच्चों आज छुट्टी, जाओ ऐश करो, घूमो फिरो, है ना। देखो काम इनका है, नुकसान बच्चों करवा रहे हैं, क्यों, ये बात इनको अब समझ में आ रही है, तो सीधी बात इन्होंने जो कहा वो सही है कि हाँ ये भी दोषी ही है। कोई भी वहाँ पर नहीं बैठा जो कि दोषी ना हो, कोई जानबूझ के स्कूल नहीं आता, कुछ बहाना मारते, और जो कुछ आते भी थे वो ठीक से पढ़ते नहीं, और जो पढ़ते थे, जो टीचर आपके हैं, यानी कि इनके जो टीचर हैं, आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, मतलब इनके टीचर हैं, वो क्या करते, वो कहीं भेज, जाओ बेटा वहाँ पानी डाल कर आओ, वहाँ ये कर दो वो कर दो, है ना। या फिर बोलते थे कि चलो आज तुम की छुट्टी हो गई, है ना, क्योंकि मुझे मछली पकड़ने जाना है। तो ये सब चीज़ें हैं, हालांकि ईमानदारी से उन्होंने बोला है तो अच्छी बात है, और अगर यही ईमानदारी वो पहले दिखाए तो शायद उनको कुछ सेटिस्फैक्शन मिल जाता, उनको कुछ संतुष्टि मिल जाती कि हाँ मैंने कुछ सिखाया तो है। ओके, अब आप लोग आ जाओ पैरा नंबर 9 पर। ठीक है, पैरा नंबर 9। ओके, देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, तब एक चीज से दूसरी चीजें, एम हैमेल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, एक के बाद दूसरी बात करते हुए जो एम हैमल थे वो फ्रांसीसी भाषा के बारे में ही बोलते जा रहे थे, दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, की दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत भाषा फ्रांसीसी है, द क्लियरेस्ट सबसे ज़्यादा स्पष्ट, द मोस्ट लॉजिकल तर्कसंगत, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट,
दैट वी मस्ट गार्ड इट, और हमको इसकी सुरक्षा करनी चाहिए, ठीक है, और सुरक्षा करनी चाहिए, एंड नेवर फॉरगेट, और हमको इसे कभी भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। मतलब हम कम से कम आपस में इस भाषा को सुरक्षित रख सकते हैं, तो हमें रखना चाहिए। फिर कहा, बिकॉज व्हेन अ पीपल आर इंस्लेव्ड, जब किसी देश के लोग इंस्लेव्ड हो जाते हैं, यानी कि गुलाम बन जाते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, तो वो क्या करते हैं, वो अपनी लैंग्वेज को, अपनी भाषा को जितना भी अच्छे से उसको संभाल कर रख सकते हैं, पकड़ सकते हैं, रख सकते हैं, वो रखते हैं। क्यों? इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, ऐसा वो उसको छुपा कर, मतलब बचा कर रखते हैं कि मानो कि जिस जेल में वो बंद हो, उस जेल की चाबी ही उन्हीं के पास हो। मतलब ये कहने चाह रहे हैं कि जो उनकी भाषा है, जो लैंग्वेज है, या फिर किसी देश की भी लैंग्वेज है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, बहुत ज़्यादा मायने रखती है। क्योंकि भाषा से देखिए हमारा लगाव होता है, क्योंकि हम अपनी भाषा में ज़्यादा अच्छा बोल सकते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझा सकते हैं, खुद समझ भी सकते हैं, तो उसमें एक अपनत्व होता है, ठीक है। जैसे अभी आप ही हो, ठीक है, आप सब मान लीजिए आप साउथ इंडिया चले जाओ, ठीक है, वहाँ पर मान लीजिए जब आप जाओगे, तो अगर आप हिंदी बोलते हो तो ठीक है, तो जब आप वहाँ जाओगे आपको इंग्लिश नहीं आ रही है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको तभी होगी। तो जब आप वहाँ पर जाओगे भाई, तो वहाँ आप ढूंढोगे कोई हिंदी वाला है जिससे मैं बात कर सकूँ, जिससे मैं पूछ सकूँ कि कहाँ जाना है, ये कहाँ पड़ेगा। तो मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि, लेकिन आप अगर इंग्लिश जानते हैं तो आप वहाँ पे रह सकते हैं, वहाँ पर आप अपना काम चला सकते हैं, पीपल जो वहाँ के हैं वो भी समझ लेंगे आपको, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती फिर क्या करोगे, आप वहाँ पे टहलते रह जाओगे, फिर आपको सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा। अगर आपको कुछ ढूंढना है, आपको चल करके वहाँ जाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, फिर आप भटकते रह जाओगे। मतलब क्या प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम बस इतनी होती है कि भाई आप खुद की लैंग्वेज जो है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो यहाँ पर वो कहना चाहते हैं, ठीक है। फिर देन ही ओपनड अ ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन, तब वो क्या करते हैं, उन्होंने ग्रामर की बुक खोली और हमारे चैप्टर को पढ़ा। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज रह गया, चकित रह गया कि अरे यार इतना ज़्यादा क्लियरली मुझको समझ में क्यों आ रहा है, मैं समझ कैसे पा रहा हूँ। वो क्या, वो मतलब बिल्कुल से अमेज रह गए, अवाक रह गए, ठीक है, कि सभी चीज़ें मुझे इतनी अच्छे समझ में क्यों आ रही है। अच्छा, ऑल ही सेड सीम्ड सो ईजी, आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली। कहते क्या, ऑल ही सेड, वो जो भी कहते थे सब कुछ बहुत ईजी लगता था, एकदम ईजी लगता था। आई थिंक टू, मैंने भी ये सोचा, दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, कि मैंने कभी इतने ध्यान से सुना ही नहीं जो उन्होंने बोला, ठीक है। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एनीथिंग विथ सो मच पेशेंस, और ये भी बात है कि उन्होंने भी अब तक इतने ज़्यादा धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ उन्होंने क्या नहीं किया, पढ़ाया नहीं, एक्सप्लेन भी नहीं किया, ठीक है। तो देखो तो दोनों चीज़ें हैं, जब आखिरी में आ जाता है ना कि भाई सब ईमानदारी, सब कुछ बाहर आना शुरू हो जाता है। देखो ईमानदारी, ऑनेस्टली, अगर आप ऑनेस्टली कुछ भी करते हो तो आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा, जैसा आप सोचते हो वैसा ही आएगा, ठीक है। तो जब आप ऑनेस्टली कुछ काम नहीं करते हो तो फिर वो काम कहाँ से अच्छा हो पाएगा। वही बात यहाँ पर भी है। अब देखिए, इट सीम्ड ऑलमोस्ट as if the poor man wanted to give us all he knew before going away, ऐसा लग रहा था मानो ये जो बेचारा आदमी है, ये जो है, जो हमारे टीचर हैं, वो चाहते हैं कि वो सब कुछ अपना दे दें, जितना उन्होंने सीखा हुआ है, जितना उनके पास है, जो कुछ वो जानते हैं, क्या जाने से पहले, और एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और क्या करना चाहते हैं, और सब कुछ वो एक ही बार में हमारे दिमाग में भर देना चाहते हैं। मतलब वो ये चाहते हैं कि मेरे पास जितना ज्ञान है, जितना सब कुछ है, मैं सब कुछ उड़ेल के रख दूं और सब कुछ ये सब सीख लें,
हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं होता, वो लास्ट टाइम है तो ऐसा वो निकल के सामने आ रहा है। अगर पहले उन्होंने भी किया होता, बच्चों ने भी किया होता, तो शायद कुछ बात अलग होती। ओके, अब आते हैं हम लोग पैरा नंबर 10 पर। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। अब ग्रामर के बाद वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, हमारे पास एक पाठ था जो कि उसमें उनको लिखना होता था, ठीक है, मतलब लेखन पाठ हुआ। फिर दैट डे एम हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस। अब उस दिन एम हैमल ने हम लोग को नई कॉपियाँ दी, रिटन इन अ ब्यूटिफुल राउंड हैंड। घुमावदार हाथ से, मतलब घुमावदार राइटिंग में उन्होंने लिख रखा था बहुत ही खूबसूरती के साथ। उस पर क्या लिखा था? फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास, ठीक है, फ्रांस अल्सास उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से लिख रखा था। अब देखो, दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द क्लासरूम। वो मानो इस प्रकार से लग रहा था कि जो छोटे छोटे फ्लैग्स होते हैं, झंडे होते हैं उनके देश के, वो पूरे क्लासरूम में लग गए, हर जगह क्या लहरा रहे हैं छोटे छोटे फ्लैग्स। और हैंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, और हमारे डेस्क के जो बिल्कुल टॉप है उस पर एक रॉड लगा है, रॉड पर क्या हमारा फ्लैग लगा हुआ है। उनको ऐसा प्रतीत हो रहा था। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क। काश आप ये देख पाते कि प्रत्येक व्यक्ति, हर एक किस प्रकार से अपने काम पर लग गया था। हाउ क्वाइट इट वॉज, कितना ज़्यादा शांत था। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। वहाँ पर सिर्फ एक ही आवाज़ आ रही थी, स्क्रैचिंग ऑफ द पेपर्स, यानी कि पेपर पर लिखने की आवाज़, पेपर पर पेन की चलने की आवाज़ ही आ रही थी और कोई आवाज़ नहीं थी, ठीक है। फिर वन सम बीटल्स फ्लीव इन, तो एक बार उसमें जो बीटल्स भी पूछा गए थे, बीटल्स आप पता है इंसेक्ट होते हैं, ठीक है, वो सब भी आ गए थे उड़ते हुए। बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस, सबसे छोटे बच्चों ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, जो काम कर रहे थे अपने किस पर, जो उनको दिया गया था बनाने के लिए, ठीक है, बनाना क्या था उनको, मतलब उनको बनाना था मछली पकड़ने का कांटा, ठीक है, जो हुक होता है पकड़ने का, वो उसको बनाने में बहुत ही ज़्यादा लग्न थे, लीन थे, तो उन सब ने उसको ध्यान नहीं दिया। जो कुछ भंवरे आए थे उन पे कोई ध्यान नहीं देता है। एज इफ दैट वॉज फ्रेंच टू, वो इस प्रकार से सब उस पर काम पे लगे हुए थे, उसको बनाने में लगे हुए थे, मानो कि जो बना रहे हैं वो भी फ्रेंच ही हो, ठीक है, वो भी फ्रांस का ही हो, ठीक है, तो ये कह सकते हो। अच्छा, ऑन द रूफ द पिजन कूड वेरी लो। अब ऑन द रूफ, छत पर जो पिजन्स थे, जो कबूतर थे, वो कूड मतलब कि गुटर गू कर रहे थे बहुत ही धीरे आवाज़ में। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने खुद में सोचा, क्या विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या वे लोग इनको भी जर्मन में गाना सिखाएंगे, यानी कि गुटरगू करना सिखाएंगे क्या? इवन द पिजन्स, क्या कबूतरों को भी ऐसा सिखाएंगे? तो ये था आपका पैरा नंबर 10। अब आते हैं 11 पे। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little schoolroom. देखो, whenever I looked up from my writing, जब मैं लिखने के बजाय जब मैं ऊपर देखता था,
तो आई सॉ, मैंने देखा कि जो एम हेमल है वो बैठे हुए हैं मोशनलेस, बिना किसी गति के आराम से बैठे हुए हैं, बिना कुछ कर रहे हैं, मतलब कुछ भी नहीं कर रहा है, बस आराम से बैठे हुए हैं। तो इन हिज चेयर, अपनी चेयर पर ना गेजिंग, और सबको घूर रहे हैं, मतलब देख रहे हैं आंखें बड़ी कर करके। क्या फर्स्ट एट वन थिंग, सबसे पहले एक चीज़ को देखें, फिर दूसरे को देखो, फिर तीसरे को, मतलब हर एक चीज़ को बहुत ही अच्छी नज़रों से देख रहे थे। मानो क्या, एज इफ़ ही, मानो ही वॉन्टेड टू फिक्स, वो चाहते थे कि वो फिक्स हो जाए, लग जाए, कहाँ, इन हिज माइंड, उनके दिमाग में, जस्ट हाउ एवरीथिंग, कि कैसे सारी चीज़ें लुक्ड इन दैट, दिखती थी, इन में, ठीक है, दैट, उस लिटिल स्कूल रूम, छोटे से स्कूल रूम का। यानी कहने का मतलब ये है कि वो हर एक चीज़ को बहुत ही बारीकी से देख रहे थे, ध्यान से देख रहे थे, मानो कि वो सब चीज़ को अपने दिमाग में बिठा लेना चाहते हैं कि कौन कौन सी चीज़ किस किस तरीके से थी, किसमें, एक स्कूल रूम में, एक छोटे से स्कूल रूम में। For 40 years he had been there in the same place. भाई 40 साल से वो उस स्कूल में हैं, 40 साल से उसको पढ़ा रहे हैं वहाँ पर, उसी जगह पर। With his garden outside, उनका जो गार्डन है बाहर है, the window and मतलब खिड़की के बाहर उनका ही गार्डन है। फिर his class in front of him, और जो क्लास है वो उनके सामने है। Just like that, केवल उसी प्रकार से, only the desk and benches had been worn smooth. और कह सकते हो बस क्या बदला है, जो डेस्क था, जो बेंचेस थी, वो अब क्या, घिस घिस करके चिकनी हो गई हैं, स्मूथ हो गई हैं। कहने का मतलब क्या है, ये है फॉर 40 years ही हैड बीन देयर, भाई 40 साल से वो वहाँ पर थे, ठीक है, इन द सेम प्लेस, एक ही जगह पर, विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, खिड़की के बाहर उनका गार्डन वहीं पर है, 40 साल से अभी तक वहीं पर है। हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, उनकी क्लास उनके सामने है, ठीक है, जस्ट लाइक दैट, केवल उसी प्रकार जैसे था, सेम सब वैसे ही है, बस बदला क्या है, जो बेंच थी, जो डेस्क थी, वो थोड़ी सी चिकनी हो गई है, स्मूथ हो गई है। एंड वॉलनट ट्रीज इन गार्डन, और जो वॉलनट ट्रीज थी, वॉलनट मतलब कह सकते हो जो ताड़ का जो पेड़ होता है, ठीक है, या फिर कह सकते हो अखरोट, ठीक है, तो जो अखरोट का जो पेड़ है वॉलनट, वो भी क्या, वो भी बड़े हो चुके हैं, है ना। इन द गार्डन वर टॉलर, उनके गार्डन जो वॉलनट ट्रीज हैं वो बड़े हो गए हैं, लंबे हो गए हैं। एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, और जो होप वाइन है, मतलब कह सकते जो लताएँ हैं, ठीक है, जो लताएँ हैं वो क्या, वो भी एक मतलब एक बेल होती है जो कि चढ़ती रहती है, जिसको उन्होंने खुद लगाया था, खुद से लगाया था, उसको प्लांट किया था। ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, ठीक है, वो कब विंडोज से होते हुए कहाँ पर, छत तक पहुंच गई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, कितना ज़्यादा दुख उनको ये फील हो रहा होगा, उनको दुख हो रहा होगा इन सब चीज़ों को छोड़कर जाने का। देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको छोड़ने को बहुत दुख होता है, तो आप सोच सकते हो हम क्या करते हैं, हम अगर साल भर 2 साल किसी साथ रह लेते हैं, या फिर कोई पेट होता है, या फिर हमारा कुछ ऐसा जो बहुत ही खास हो, हम उसका टाइम स्पेंड करते हैं, तो उसके बाद क्या, जब हम उससे अलग हो तो हमको बहुत ज़्यादा दुख होता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो 40 साल से उनका रिलेशन रहा है उस गार्डन से, जो कि विंडो के बाहर है, उस क्लासरूम में जिसमें बैठे हैं, 40 साल से वो पढ़ा रहे हैं, बेंचेस वहाँ पर सेम वैसे ही बस खिंच गई हैं, है ना। और जो उन्होंने लताएँ लगा रखी थी, वो भी क्या विंडो से होते हुए छत पर चढ़ गई हैं। और जो टॉलर हो गए हैं क्या, पेड़ वहाँ के वॉलनट यानी कि अखरोट के जो पेड़ हो गए हैं, वो भी क्या लंबे हो गए हैं 40 सालों में। तो जब वो इन सबको छोड़ के जाएंगे तो बहुत ज़्यादा उनको दुख हो रहा होगा, पुअर मैन, बेचारे। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, छत के ऊपर उनकी जो बहन है जो चल रही है, ठीक है, मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, ठीक है, उस रूम के ऊपर जो चल रही हैं, ऊपर उनको रहना को कुछ होगा, ठीक है, उनकी व्यवस्था रही होगी रहने के वहाँ पर। तो टू हियर हिज सिस्टर मूविंग, अपनी बहन का ऊपर छत पर चलना, यहाँ वहाँ जाना, और पैकिंग द यंग ट्रंक्स, और अपने सामान को पैक करना।
फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उनको छोड़ के जाना है अगले ही दिन अपने देश को, है ना। तो ये कह सकते हो जो उनकी बहन है जो सामान पैक कर रही है, वो सबका साउंड, जो सब लोग इस वक्त वहाँ मौजूद हैं, उन सबका वहाँ होना, उनका गार्डन, वो सारी चीज़ें उनको बहुत दुख दे रही हैं कि अब उनको छोड़ के जाना पड़ेगा। फिर अब आते हैं हम लोग 12th पर, ठीक है। ये हमारा लास्ट पैरा होगा, 12th पैरा।